जो मजदूर है ना पंजाब में आते हैं खेती करने के लिए, वो बिहार से आते हैं। उनके पास उतनी ही जमीन बिहार में है, वो अपनी फसल भी वहीं लगाते हैं। वहाँ पे मंडीकरण नहीं है, इसलिए उनको पंजाब में मजदूरी करनी है। किसान है वो आड़ती के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनके पास कोई इतनी क्रेडिट लाइंस नहीं है, तो उनके पास कोई इतने सिस्टम नहीं है। जो उनका देना लेना, पैसे लेने देने, वो आड़ती के थ्रू ही होता है। तो जो सिस्टम ऑलरेडी फेल हुआ है, जो सिस्टम फार्मर्स के हक में नहीं है, वो उस सिस्टम को पंजाब में लाना विदाउट एनी कंसल्टेशन, आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है, पंजाब और हरियाणा की बात करूं, वो अच्छा नहीं किया। लेकिन यदि दूसरी तरफ बिहार की बात करूं, तो हो सकता है उनके लिए अच्छा हो जाए। इस देश की खूबसूरती यही है कि अमीर और गरीब दोनों ही, उसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। एक जैसा ही खाना खाते हैं, एक जैसे ही कार चला सकते हैं। जो डिग्निटी का शब्द हमारे मन में रखा होता था, वो यहाँ नहीं। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इंद्रनील चौधरी एक बार फिर आपको स्वागत करता हूँ स्टार कनाडा टीवी के स्पेशल एपिसोड पे। तो आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट कैलगरी फैल्कन रिज के एमएलए देवेंद्र टूर जी आए हुए हैं। तो वेलकम एमएलए देवेंद्र टूर टू आवर स्टूडियो। थैंक यू इंदिरा जी। तो सबसे पहले मिस्टर देवेंद्र टूर, हमारे दर्शक के लिए ये आप बताएं आपकी बैकग्राउंड, आपके इंटरेस्ट इन लाइफ, आपकी फैमिली, और आप जब कनाडा में आए हैं, जो टैग है कनाडा के लिए, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। तो आप जब आए, अब से लेके ये जर्नी आपकी रही है, कैसी रही है? देखो, जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है। ये कहना कि मुश्किलों किससे नहीं गुजरी है। यदि जिंदगी को सफल या खूबसूरत बोलना हो तो मुश्किल भी उसका एक पार्ट होती है। यदि मुश्किल ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। तो उसी तरह से जो शुरुआत करूँ कि मेरा जन्म जो है पंजाब में, इंडिया में हुआ था। तो पंजाब में मैंने वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन की। फादर मेरे इंजीनियर थे, तो उनकी ट्रांसफ़र जल्दी होती रहती थी। तो जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश से, सुंदरनगर एक शहर है, वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद हम पंजाब में आए, उसमें काफ़ी शहरों में संगरूर, बरनाला, मोगा और लुधियाना। उसके बाद फिर मेरी कॉलेज जो था प्री मेडिकल तक मैं वहाँ रहा लुधियाना में। उसके बाद मैंने फार्मेसी के लिए इंदौर ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने बी फार्म करने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ जॉब भी कर रहा था। कुछ मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला फार्मेसी कॉलेज में, और कुछ रिटेल में भी काम करने का मौका मिला। उसके दौरान ही जैसे किसी की आम इमिग्रेंट की उम्मीदें होती हैं कि वो एक अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे जाना चाहता है, तो मुझे भी मौका मिला कनाडा में। तो मैं वो आज से ऑलमोस्ट 25 साल पहले कनाडा आया था। कनाडा में मैं कैलगरी एक शहर है, जो पहला शहर है, वहाँ आया था। जब यहाँ आया था तो एक आम इमिग्रेंट के तरह मैंने ज़िंदगी शुरू की। मुझे स्टोर में काम करने का मौका मिला, बकायदा एज ए कैशियर काम करता था। उसके बाद हमने टैक्सी चलाई, बस चलाई, ट्रांजिट में डिस्पैच का काम किया, ह्यूमन सोर्सेज में काम किया। उसके बाद मुझे अपना बिजनेस खोलने का मौका मिला, तो हमने लिकर स्टोर खोले, कुछ मोटर खोले। उसके बाद अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो थोड़े समय पहले मुझे कुछ सवाल होते थे, मेरे मन में कुछ सवाल होते थे कि इसमें जो कुछ हो रहा है इसको मैं कैसे देख रहा हूँ। उनके सवाल के जवाब हम पॉलिटिशियन से, हम बिजनेस वालों से, सभी से मांगते थे। ये मालूम नहीं पड़ा कि मैं कब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर गया। तो पिछले बार जब 2019 में इलेक्शन हुई है, तो वहाँ से मुझे कैलगरी फैल्कन रिज से लोगों ने चुना है। उस समय से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अपना जो प्रोविंस है वो काफ़ी मुश्किल दौर से फाइनेंशियली चल रहा था, कोविड से पहले चल रहा था। सो इट्स अ बिग चैलेंज। जो मेरी लाइफ का जो साइकिल रहा है और लाइफ का जो पार्ट रहा है, वो मुश्किल दौर से गुजरना। तो मुझे जब मैं कनाडा आया था, ये नहीं मालूम था कि मुझे कितने प्रोफेशन से आगे जाना पड़ेगा। सो आई कैन एडजस्ट इट। सो मुझे जो अपना एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है, जो मुझे सीखने का मौका मिला है आप असेंबली में, उसकी यूज़ करने का भी मौका मिलेगा। इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जिस कनाडा ने, जो अल्बर्टा ने हमें इतना कुछ दिया है, इस समय हम उसको कुछ वापस भी दे सकते हैं। एक्सीलेंट। सो मिस्टर टूर, हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, एनी एनेक्डोट, एनी रियल लाइफ एग्जांपल जिस समय आप लैंड किए हों
और सब कुछ नया रहा हो, उस समय ऐसा कुछ आपके जहन में है जो कि आप दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे? देखो, इसका अच्छे दिन भी रहे हैं, बुरे दिन भी रहे हैं। जो अभी चल रहे हैं, टेरिस लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बोल रहा है टेरिसिज्म की प्रॉब्लम है, कोई बोलता है जॉब्स नहीं मिल रहे, कोई बोलता है कुछ नहीं बोल रहा। इस दौर से मैं गुजरा हूँ। ये कह देना कि मैंने सिस्टमिक रेसिज्म नहीं देखा, बिल्कुल गलत बात होगी। मैंने वो देखा है, चाहे मुझे किसी अपने एक्सपीरियंस में देखा हो, कभी प्रोफेशन में देखा हो था, लेकिन जो रल मिलकर जो यूनिटी के साथ हम आगे बढ़े हैं एज ए कम्युनिटी, उस प्रॉब्लम भी वही थी, सोल्यूशन भी वही था। सो उसका हल भी हमने वहीं से निकाला है। और उसके बाद जो सक्सेस मुझे मिली है, तो मुझे नहीं मालूम था कि यदि मैं बैक होम होता तो मुझे इतनी सक्सेस मिल जाती। नॉट एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज ए बिजनेसमैन। उसके लिए भी यही देश, यही जमीन जो है, वही इसकी वजह है, चाहे अच्छी मानो चाहे बुरी। पॉइंट टू बी नोटेड दर्शकों, ये कि अभी तूर साहब ने एग्जाम्पल दिया है कि देयर इज़ नो लिमिट टू ग्रोथ हियर। अगर आप अपने ओपन माइंड रखेंगे, अपना हौसला बुलंद रखेंगे, तो आप किसी भी जगह पहुंच सकते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल सामने हैं। तो मिस्टर तूर, हम लोग थोड़ा और जानना चाहेंगे आपकी फैमिली, आपकी इंटरेस्ट एंड पैशंस इन लाइफ बिफोर वी मूव ऑन टू द मीट ऑफ द प्रोग्राम। देखो, जब हम यहाँ आते हैं तो नेचुरली हम एक अच्छे फ्यूचर के लिए आते हैं। कोई भी इमिग्रेंट यदि किसी दूसरे देश में जाता है तो उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोल दें, जो क्वालिटी की बात भी लोग करते हैं, कि पैसे की बात भी करते हैं, बट बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ में यदि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखें, वो मेन होती है। तो इस देश ने बिना किसी क्वेश्चन के जो हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है वो दी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे की वजह कुछ भी हो सकती है, कई लोगों के पास पैसा ज़्यादा भी होता है, कई लोगों का कम भी होता है, लेकिन इस देश की खूबसूरती यही है कि अमीर और गरीब दोनों ही, उसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। एक जैसा ही खाना खाते हैं, एक जैसे ही कार चला सकते हैं। जो डिग्निटी का शब्द हमारे मन में रखा होता था, वो यहाँ नहीं है। सो इसकी ये खूबसूरत ही वजह ही ये है कि जो डिग्निटी है, उसका जो शब्द का एपिसोड ज़्यादा नहीं होता इस देश में। तो इसका मुझे बहुत अच्छा मान है। मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और मेरी वाइफ शी इज़ ए केमिकल इंजीनियर। सो एक अच्छी फैमिली को जो हमने नॉट एज इन टर्म ऑफ ए बिजनेस या जॉब या क्वालिटी ऑफ लाइफ दी है, साथ साथ में क्वांटिटी भी दी है। जो जिस जिंदगी को हम एक बहुत सुनहरी जिंदगी बोलते हैं, वो मुझे जीने का मौका यहीं से मिला। Excellent. So as you know, the audience, that Mr. Toor wears many hats. तो अच्छा होता है कि हम पर्सनल बातें ही थोड़ा करते और ज़्यादा करते हैं, लेकिन टाइम भी कम है, तो हम उनको फिर से लाएंगे भी इस प्रोग्राम पे। तो अभी जो बर्निंग टॉपिक्स कुछ हैं, उसको हम 3 सेगमेंट पे बांटे हैं। एक तो है सबसे पहले अल्बर्टा इश्यूज़, क्योंकि अल्बर्टा को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है सब नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, जिसमें विदाउट दैट वी कैन नॉट एग्जिस्ट। और थर्ड, हम लोग आए हैं फ्रॉम इमिग्रेशन करके फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के कुछ बर्निंग इश्यूज़ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग विद अल्बर्टा इश्यूज़। तो मिस्टर तूर, अभी जो लोगों के दिमाग में एक पैनिक छाया हुआ है, और जैसे कि हम इंग्लिश में कहावत है लीविंग अ कैट अमंग द पिजन्स, वो एज का चर्चा है। तो मेरे ख्याल से डर हवा ज़्यादा है रादर देन द फैक्ट, लेकिन पीपल आर वेरी स्केयर्ड टू से द लीस्ट। तो आपको पूरी बैकग्राउंड मालूम है, दर्शकों को भी मालूम है, आप उसको एनालाइज करिए। अब बताइए कि आज के दिन में अल्बर्टन्स, खासकर जो एज के मारे हैं, जो कि वनरेबल हैं, वो किस पोजीशन में है? देखो इंदिरा जी, बात जब एज की आती है, जिसको हम एक अश्योर्ड इनकम सप्लीमेंट फॉर स्पेयरली हैंडीकैप बोलते हैं, ये बात सच है कि जब इस बात को, जैसे मैंने नाम बोला इसका, ये काफ़ी इमोशनल बात है। और ये सच्ची बात भी ये है कि जो हमारी मैं खासकर कभी भी यदि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, मैं ऑपोजिशन पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज मैं जरूर बोलूँगा कि ऑपोजिशन पार्टी ने जो इशू इसको बना दिया है, वो मुझे एक इमोशनल इशू है। जो लोग सीवियरली हैंडीकैप हैं, उनको गवर्नमेंट ने जो सप्लीमेंट दिया हुआ है, जो सप्लीमेंट दे रहे हैं उनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बेचारे जो सीवियरली हैंडीकैप हैं कुछ कर नहीं सकते,
उनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो कोई भी सरकार रही हो पीछे वाली, उनका रीज़न देने का यही था कि उनको ये एक अच्छा सप्लीमेंट दिया हुआ जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, जिंदगी जीने की सिक्योरिटी। लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन ने बना दी है कि र्यूमर मिल उनकी इतनी चल रही है तो उसका बात का बतंगड़ बना रहे हैं वो। और ये बात है कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे जो एज रेसिपिएंट्स थे उनकी गिनती ऑलमोस्ट 15-16 हज़ार थी, 15 और 16,000। पिछले 4-5 सालों में उनकी रिपोर्ट का गिनती 70,000 हो चुकी है। एक एज रेसिपिएंट्स को ऑलमोस्ट $1,685 मिलते हैं। उसके बाद सम आउटलायर्स भी मिलते हैं, उसके बाद उनके कोई हेल्थ सप्लीमेंट हैं, दूसरे भी हैं और भी हैं। सो वो खर्चे चल रहे थे। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन की गिनती तो आपको मालूम है कि पिछले 5 सालों में कुछ परसेंट ही बढ़ी है, तो 4% बढ़ी होगी, लेकिन जो एज की है वो ऑलमोस्ट 400%, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सो जो इसका आई थिंक टोटल कॉस्ट है इज अबाउट $1.4 बिलियन, $14,000 मिलियन। यदि आप जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसको ऑलमोस्ट 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहला 14,000 लाख बनेंगे, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई होंगे, और एक छोटे से प्रोविंस के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन अब बात क्या हो रही है कि जो अल्बर्टा की जो इकोनॉमिक कंडीशन है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो लोगों को बताया जा रहा है कि उसमें कट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गिनती बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है एज रेसिपिएंट्स की। तो क्या कट होगा? आपने अभी इसके इस्तेमाल किया है, कट होगा तो इसकी मैसेज क्या है? देखो, यदि ऐसे प्रोग्राम में कोई कट या कोई चेंज लानी हुई तो उसके लिए लेजिस्लेटिव चेंज चाहिए। लेजिस्लेटिव चेंज कहने का मतलब उसके लिए हमें कोई बिल लेकर आना पड़ेगा, और यदि ना तो कोई मिनिस्टर का ऑर्डर हो सकता है, ना कोई मोशन हो सकता है, उसके लिए वी नीड अ लेजिस्लेटिव चेंज। लेजिस्लेटिव चेंज जब आती है, उस बिल को लाया जाता है, वो असेंबली में जाता है, उसको अपोजिशन भी देखती है, प्राइवेट मेंबर भी देखते हैं, कैबिनेट भी देखती है, और उसके बाद उस पर डिबेट होता है, डिबेट के बाद वोट पड़ती है। तो मेरा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यही कहना है कि देखो, एक वैक्यूम और एक सस्पिशंस के कारण लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं। लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पे, आपने कहा ऑपोजिशन ने इसको हवा दिया है, ऑपोजिशन को मौका दिया गया तो ही ऐसा किया गया है। अगर आप बुरा न माने, आपको मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, आपकी मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगा, सबको मालूम होगा। वहाँ लिखा था कि ये प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये बात आ जाए एक मिनिस्टर की ऑफिस से, प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं है, तो कोई भी डरेगा। नहीं, देखो, जो उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो पोस्ट जिनकी है वो तो ज़्यादा वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये जरूर हुआ था कि जो मिनिस्ट्री है, इसमें इसको हम सोशल सर्विस मिनिस्ट्री बोलते हैं। इसमें कुछ लेफ्ट लीनिंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्री के अंदरली बात है मुझे नहीं मालूम क्या है, क्योंकि हालांकि मैं उस खुद का गवर्नमेंट का सरकार का पार्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बातें होती हैं, ये बातें ना तो फेसबुक पे होती हैं, ना सोशल मीडिया पे होती हैं। दीज आर द लेजिस्लेटिव चेंजेस, एंड इफ समथिंग is coming up, it will come to legislature and we might need to legislate it. जब legislature में आएगी तो मेरा अपने constituent से, मुझे सारे अल्बर्टन से मेरा प्रॉमिस है कि जो मुझे जानकारी मिलेगी वोट डालने से पहले, मैं उनके साथ जानकारी शेयर करूंगा। जो लोग मुझे बोलेंगे कि वो क्या चाहते हैं, मैंने प्रॉमिस जो वादा किया हो उनके साथ किया हुआ है कि उनकी आवाज़ मुझे बनना है। मैं वो प्रॉमिस करता हूं कि उनकी आवाज़ को लेकर लेजिस्लेचर में जाऊंगा, और वो लेजिस्लेचर में वो जो चाहते हैं वही होगा। देखिए मिस्टर तूर, आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे हम खुद कहते हैं ना कि अगर हम एक चावल बना रहे हैं, एक चावल को भी मैं थोड़ा परख लूँ तो पता चलता है कि उबला है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन से बाकी का भी हिंट हमें मिल जाएगी, हमें मतलब दर्शकों को। अगर आपके सामने ऐसा लेजिस्लेशन आए कि एज को कट करना है, तो आप उसके फेवर में वोट करेंगे या अगेंस्ट में वोट करेंगे? इसका बात तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ। हमारे 87 MLAs हैं, जिसमें 24 MLA ऑपोजिशन के हैं, 63 ये हैं। यदि ये सवाल आ जाए, सारे ही वोट डालेंगे। वेरी गुड। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे उसका कोई भी पॉलिटिकल कलर हो, उसको काटना नहीं चाहता। ये प्रोग्राम उनके लिए बनाया गया है जिनको जरूरत है। हमारा एज ए लेजिस्लेचर सभी अल्बर्टन्स का भी एक
एक फर्ज बनता है कि उनको उनकी जो बनती सपोर्ट है उनको देनी चाहिए। उस सपोर्ट के लिए हमें सरकार में रहकर, सरकार के बाहर से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं उनके पास ये सपोर्ट पहुंचना चाहिए। वाह, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे मिस्टर तूर ने अश्योर किया है हमारे दर्शकों को कि इनके मन में कोई दुविधा नहीं है, देयर इज नो डिलेमा एट ऑल विच वे ही वांट्स टू गो। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया हुआ तो फिर रिवाइंड करके फिर देखिएगा। तो सर आप ये बताइए कि अभी जो थ्रोन स्पीच हुआ था, इसकी आपकी कमेंट्स क्या है, टेक अवेज क्या है? देखो, जब थ्रोन स्पीच कनाडा की पार्लियामेंट में दी जाती है तो प्राइम मिनिस्टर जब बैक टू पार्लियामेंट सेशन बुलाते हैं तो ये स्पीच उनके जो आने वाले सेशन के बारे में, जो वो लेजिस्लेशन लाने वाले हैं उनके बारे में बात होती है। तो आपने जब बात थ्रोन स्पीच की है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे काफ़ी निराशा हुई है थ्रोन स्पीच से। एज ए एल्बर्टन एंड एज ए कैनेडियन आई एम नॉट हैप्पी। मुझे कोई खुशी नहीं हुई है, क्योंकि उसमें जो भी बातें की हैं, जो बात कोई इकोनॉमिक्स की जाए या कोई बात लोगों की सेफ्टी या सिक्योरिटी की जाए, उसमें कोई भी अल्बर्टन के लिए कोई बात नहीं थी। मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने बोली जीरो मिशन की बात की है, यदि ग्रीन जो एनर्जी लाने की बात की गई है, उसके मतलब ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी मेन इंडस्ट्री है यहाँ ऑयल एंड गैस की, जहाँ पे हमारी सारी की सारी इकॉनमी बेस्ड है, उसको हर्ट करके दूसरी इंडस्ट्री को आप लाना चाहते हैं। मुश्किल काम है, इकोनॉमी को रिवाइव करना है। रिवाइव करने के लिए जो स्टिमुलस किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उस बात को गलत कर रहा हूँ कि यदि उसको स्टिमुलस दे रहे हो दूसरी ओर से जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, आप उसको हर्ट कर रहे हो। इस बात से मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं यहाँ पे, वो ही हमारे बजट का मेन पार्ट होते हैं। हमारे बजट में ऑलमोस्ट ऑन एवरेज $10 बिलियन का रेवेन्यू रहा है। $10 बिलियन का पिछले साल कम करके $1 बिलियन के करीब रह चुका है। वो रेवेन्यू पहले ही नहीं है और उसको मारे जा रहे हो। उससे क्या होगा? उससे जो इंडस्ट्री यहाँ है वो यहाँ से छोड़कर जाएगी। जब यहाँ से वो छोड़कर जाएगी, वो मैसेज जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको अच्छा नहीं आ रहा है, वो यहाँ आकर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी और जो लोग यहाँ के इन्वेस्टर हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। जो रेवेन्यू होता है, जैसे बैलेंस शीट होती है, सभी जानते हैं बजट क्या होता है। गवर्नमेंट पैसे नहीं बनाती, गवर्नमेंट का काम होता है कि जो पैसे, जो रेवेन्यू आता है उनको मैनेज कैसे करना। हमारा यदि एक्सपेंसेस देखा जाए तो उसमें ऑलमोस्ट एजुकेशन और हेल्थ का मिला लो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है जितना हमारा रेवेन्यू है। तो उसके बाद ना तो हमारे पास सोशल सर्विसेज के लिए कुछ बचता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचता, और सूबे को जो प्रोविंस को चलाने के लिए पैसा चाहिए वो नहीं होता है। हमारा इस साल का बजट जो था $24 बिलियन का डेफिसिट चला है। ऑलमोस्ट $40 बिलियन के से कम हमारा रेवेन्यू हो और $24 बिलियन का हम डेफिसिट चला रहे हैं। जो डेट है हमारा वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन हो चुका है। उसकी एक बात बताता हूँ, यदि आज लेट्स से 2.5% इंटरेस्ट है, यदि कल को वो, क्योंकि यदि हम इतना बोरो कर रहे हैं और डेफिसिट रन कर रहे हैं तो क्रेडिट रेटिंग डाउन हो सकती है फ्यूचर में। यदि वो डाउन होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। लेट्स से यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़कर 2.5 से 5% हो जाते हैं तो हम 100 बिलियन में 2.5 बिलियन दे रहे हैं, और जो 100 बिलियन पे यदि 5% में 5 बिलियन देंगे। आप एज की बात कर रहे थे, $1.4 बिलियन टोटल एक्सपेंडिचर। यदि इतने मैसेज से, 8 रेटिंग से इतना नुकसान हो सकता है तो वो पैसे कहाँ से लाएं? जी, तो उसमें यदि रेवेन्यू कम होगा तो जो सब सोशल प्रोग्राम्स हैं वो सफ़र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं ये बोलने वाला था कि जो आप, जब मैं बोलता हूँ क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम को, तो आपकी टीम जो है द वेरी वेरी गुड, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और एनी काइंड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन पहला चीज़ ये दिमाग में नहीं आता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट नॉट यू, आपकी टीम को, कि सबसे पहले तो सोशल प्रोग्राम्स हैं। तो मैंने जब आपसे पूछा कि थ्रोन स्पीच, तो थ्रोन स्पीच में सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे ख्याल से दर्शक हो गए, कि थ्रोन स्पीच कोविड-19 को हैंडल करने के लिए कैसा था। देखो, यदि तो आपके पास पैसा है तो खर्चो, जैसे हम घर चलाते हैं।
अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज हैं, दुविधा है, अगर आपको घर में खाना लाने के लिए लोन लेना पड़े तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी खराब हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि वो वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके पास जॉब है, आप नॉर्मल लाइफ जी कर रहे हैं, लेकिन आपको खाना टेबल पे लाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, ये बहुत बुरी बात है। फाइनेंशियल पोजीशन है। वो जो आप थ्रोन स्पीच की बात करते हो, जो उन्होंने बातें की हैं वो $1 ट्रिलियन के ऊपर का डेट ले जा चुके हैं, $300-350 बिलियन का डेफिसिट चला रहे हैं। ये चलाने के लिए हमारे पास यदि टोटल अल्बर्टा को छोड़ भी दें, सारे कनाडा की बात करें, 40 मिलियन की पॉपुलेशन है, अबाउट $40,000 पर पर्सन, एक पर पर्सन डेट होने की अनुमान है लोगों का। लोगों की गलत हो सकती है, लेकिन अल्बर्टा का डेट होगा 25,000। एक परिवार के मेंबर पर $65,000 का डेट होगा। फैमिली ऑफ 4 विल बी गेटिंग अबाउट $260,000। वेरी गुड, आपके दिमाग में इतने अच्छे कैलकुलेशंस हैं कि इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव। आप अपन घर बाय करने जाते हैं, 3-4 लाख का घर बाय करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब हालत यदि यही रहे तो आपको घर बाय करने की जरूरत नहीं है। मॉर्गेज तो ट्रूडो साहब ने दे दिया आपको, वो सारी उम्र पैदा करेंगे, तब आप वापस करेंगे आपके बच्चे। सो देश की ये हालत हो रही है। यानी जो कर्जा हमने नहीं भी लिया है तो वो कर्जे को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो वापस करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने बात की है, इसमें एक इसमें आप टिप्पणी करना चाहेंगे कि आपने जो कहा बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, लोगों को फिस्कल कंजर्वेटिव होना चाहिए। मैं इसके बाद मेरा क्वेश्चन है इस पे, जो कि आप अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं फिस्कल कंजर्वेटिज्म को। लेकिन आज का पैंडेमिक का माहौल है, आज का नॉर्मल माहौल नहीं है। आज हम ये देखें कि कल क्या होगा, कि आज फूड ऑन टेबल हम देखें। जैसे फॉर एग्जांपल जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, जब देख रही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर रही है या बहुत स्लो है, फॉर एग्जांपल रेंट सब्सिडी, ये तो प्रोविंस का काम है, लेकिन प्रोविंस को सोचते सोचते फेडरल गवर्नमेंट आ गए, उन्होंने सर्व के बिना लोग अभी बैंकरप्ट हो जाते हैं। रेंट सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इसमें हम और थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या रोल लिया है, उन्होंने क्यों ऐसा मौका दिया है, ऐसा सिचुएशन बनाया है कि उनका सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट अभी हैंडल कर रही है और लोग इससे खुश हैं मेरे ख्याल से। देखो, जो हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जो प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर है ऑलमोस्ट 80% प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेंड करती है और 20-22% हेल्थ ट्रांसफर से फेडरल गवर्नमेंट से भी आता है। लेकिन गोइंग बैक टू कोविड में जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी जो फिस्कल कैपेसिटी है वो प्रोविंसेस से बहुत बड़ी है। उनको लोन लेने में एक तो इंटरेस्ट कम देना पड़ता है क्योंकि उन पर ट्रस्ट है, उनकी फिस्कल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अलबत् को लोन लेने में, बॉन्ड बेचने में परेशानी आती है, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं आती। पहली बात। दूसरी बात, यदि कोविड की वजह से जो हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उस पर काफ़ी बोझ पड़ा है। उस बोझ पड़ने के कारण जो हम उनसे 20-22% लेते हैं, तो जो कनाडा के मेन प्रोविंसेस हैं जैसे ओंटारियो, क्वेबेक, मैनिटोबा और हमारे जेसन कैनी प्रीमियर, उन्होंने थ्रोन स्पीच से पहले प्रधानमंत्री से हमारे से मांग की थी कि जो हेल्थ ट्रांसफर है वो 22% से बढ़ाकर 35% कर दे। लेकिन ट्रूडो साहब राजनीति करना नहीं छोड़ते। देखो, जब हम अपना एक फर्ज निभा रहे हैं, जो हेल्थ सर्विसेज पे हम उनको अच्छी तरह से चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा पीपीईज के लिए या दूसरे के लिए, लेकिन जो परसेंटेज है वो नहीं बढ़ा रहे। जब हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा चला रहे हैं, हमें उसमें सपोर्ट चाहिए। अगर आप अपना एक पैरेलल सिस्टम चलाने चाहते हो तो कंफ्यूज कर रहे हो। यदि आप $19 बिलियन वैसे प्रोविंसेस को दे रहे हो, वो गलत बात है। आप उसकी उनकी जो यदि हेल्प करनी है तो जो आप देते हो हेल्थ ट्रांसफर में उनको बढ़ा दो। तो जो सिस्टम है वो ही चलने दो। आप हम ना तो कोई है, ना तो इनके लिए प्रोफेशनल हम ज़्यादा नया हायर करेंगे, ना कोई नया सिस्टम चलाएंगे। तो जो मैं देख रहा था कि जो आई थिंक इज अबाउट 6,783 पेजेस जो थ्रोन स्पीच थी, इट वाज द लॉन्गेस्ट एवर। तो उसमें मैं देख रहा था कि अल्बर्टा का नाम कितनी बार आता है और उसमें कोई अच्छी जैसी है, किसी बच्चों को कैंडियां बांटते हैं ना, तो उनको बोलता मेरा नाम कब आएगा, मुझे क्या मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिला। हमें क्या मिला कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम हर्ट करेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। जब जो उनकी जो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, अपने गैस स्टेशन में अपनी गैस की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि गैस पे कार्बन टैक्स और बढ़ने लगेगा। देखो, कोविड की सेकंड वेव अल्बर्टा में आए या ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन कार्बन टैक्स की सेकंड वेव आ रही है।
ये ट्रूडो साहब को एक तो ने हमें तोहफा दिया है, जो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं उससे जो आम आदमी है उस पर बोझ और बढ़ेगा, क्योंकि अकेला कार्बन टैक्स गैस स्टेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा, आपके घर को भी हीट करना पड़ता है, हमारी जो नेसेसिटीज हैं उसमें कार्बन टैक्स लगता है। सो अल्बर्टा वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच में है, उसको सपोर्ट चाहिए हमें जो हमारा फिस्कल स्टेबलाइजेशन फंड था जो चाहिए था, जो हम इक्वलाइजेशन में $20 बिलियन 8 साल के डालते हैं, पिछले 8 साल के फार्मूले से $2 बिलियन हमें लास्ट ईयर के 4 बिलियन, इस साल से अबाउट $6 बिलियन जो चाहिए, वो 13 के 13 प्रीमियर्स और जो टेरिटरीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने सभी ने प्रधानमंत्री को बोला है कि अल्बर्टा का $6 बिलियन बनता है, वो दो नहीं दे रहे हैं। उनको पहले प्रॉमिस करना चाहिए था थ्रोन स्पीच में कि ये फार्मूला आपका बनता है। आपने पिछले कुछ सालों में जब तक $600 बिलियन कनाडा को दिया है कॉन्फेडरेशन में, अल्बर्टा ने अपना पार्ट दिया जब दिन अच्छे थे, लेकिन आज अल्बर्टा को जरूरत है तो फेडरल गवर्नमेंट इस थ्रोन स्पीच में कोई भी उम्मीद नहीं दे रही, इसके वजह से मुझे निराशा बहुत। वेल सेड, दिस इज ट्रूली अ गुड लॉजिकल आंसर टू यू। अब हम मूव करते हैं इंडिया की तरफ, तो इसमें मैं 3 सेगमेंट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे कर रही है, उसके साथ आप कनाडा और अल्बर्टा के रिलेशन भी उसको जोड़ सकते हैं, और इसको 3 पॉइंट को एनालाइज करिए। सबसे इम्पोर्टेंट तीनों पॉइंट मैं एक के बाद एक बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ बीच में। पहला पॉइंट तो है जो फार्मर इशू है अभी जो चल रहा है, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं। सेकंड है कि जो कंसंट्रेशन है अभी गवर्नमेंट का राम टेम्पल पे रादर देन द इकोनॉमी टू एन एक्सटेंट। एंड थर्ड है जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आके बोल चुके हैं अमेरिका में कि अब की बार ट्रम्प सरकार, अब ऑन द वन हैंड वी हैव अब की बार ट्रम्प सरकार फ्रॉम इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट एंडोर्सिंग इट, ऑन द अदर हैंड वी हैव कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं। ये 3 क्वेश्चन की आप एनालाइज करिए हमारे दर्शकों के लिए। देखो, आप यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी इंटरनेशनल स्टेज में किसी राजनीति का हिस्सा बनते हो तो बहुत मुश्किल होता है अपना बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे के बारे में बयान करना। It's very tough. It's very tough. I'm surprised you said Modi endorsed Trump. I don't know. Twice he did in India and also in UAE, in Texas. मोदी साहब अपना मन बदला देते हैं, कभी ट्रूडो को भी इंडोर्स कर देते हैं, कभी स्टीवन हार्पर को भी कर देते हैं। सो उसके बारे में ज्यादा बयान नहीं दूंगा, जानी मे बी मीडिया की न्यूज हो उसमें क्या सच्चाई है, आई डोंट नो। पर गोइंग बैक टू फार्मर इशू में, आई एम अ सन ऑफ ए फार्मर और मैं पंजाब से आया हूँ। जैसे हमारे यहाँ ऑयल की वजह से इकॉनमी चलती है, पंजाब में जो इकॉनमी है वो किसानों की या फार्मिंग की बेस पे चलती है। द रीजन व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक तरफ तो मैं यहाँ बैठकर अल्बर्टा में अपनी ऑयल एंड गैस का रोना रो रहा हूँ कि हमें ये नहीं करते, जब पंजाब में सिर्फ 2% की जो हमारी खेती बाड़ी है, 2%, 80% लोगों को खाने की जरूरत थी, जब उनको विदेशों से मंगाना पड़ता था, तो पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। ग्रीन रेवोल्यूशन लगाने के लिए किसानों ने अपने जो खेत थे उनमें 2 फसलें ली थी, ज्यादा राइस और वीट दोनों की। राइस और वीट से जो राइस हैं, यदि 1 किलो राइस उगाने के लिए जितना पानी चाहिए वो कनक से या दूसरी फसलों के मुकाबले बहुत चाहिए। जब जैसे बिहार के लोग हैं, जो दूसरे प्रोविंसेस के लोग हैं, वो राइस ज़्यादा खाते, पंजाब के लोग तो राइस खाते भी नहीं थे जब मैं था वहाँ, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि पानी का लेवल बहुत कम चला गया। पंजाब को 5 दरिया की धरती बोला जाता था, लेकिन उसका एरिया भी डिवाइड हुआ, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में बांटा गया, लेकिन पंजाब एक छोटा सा प्रोविंस बन गया। उसके बाद चलो फिर भी बहुत आई थिंक दे आर इमोशनल, पीपल आर हार्ड वर्किंग, पर टेक्निकली इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी क्योंकि फार्मिंग ही वहाँ एक मेन करता था। अब ये आपने बोला कि जो फार्मिंग की समस्या है, ये फार्मिंग की जो समस्या है पंजाब और हरियाणा को छोड़कर यदि दूसरे प्रोविंसेस की बात की जाए वो डिफरेंट है वहाँ पे, क्योंकि यदि बिहार और यूपी में फार्मिंग होने लग गई है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ पे मंडीकरण नहीं है। पंजाब में मंडीकरण बहुत पुराने समय से चल रहा है, और जो मंडीकरण है, जो बेसिकली उनकी जो मार्केट है वो मंडीकरण बेस्ड है। उसमें जो MSP प्राइस फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर
जो किसान है वो बहुत डिपेंड करते हैं। उसके बाद आड़तिया सिस्टम है, आड़तिया के बाद लानेदार सिस्टम है। वो जो उनकी गिनती देखी जाए हजारों में आड़तियां हैं, लाखों में वो हैं, तो वो उनकी एक जॉब एम्प्लॉयमेंट भी है। अब आपकी बात पे या दूसरे बात हो सकता है यदि पंजाब और हरियाणा को सोचते हैं तो इन फार्मिंग का इशू का जवाब जो आंसर है वो डिफरेंट होगा। लेकिन यदि पंजाब की बात की जाए तो जो किसान है वो आड़ती के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनके पास कोई इतनी क्रेडिट लाइंस नहीं है, तो उनके पास कोई इतने सिस्टम नहीं है। जो उनका देना लेना, पैसे लेने देने वो आड़ती के थ्रू ही होता है और मंडीकरण पे डिपेंड है, क्योंकि उन्होंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी में जो कनक है वो वहाँ जाती है, मंडी में बिक जाती है। यदि उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा वो होगा, किसी न किसी लोगों ने उनको ट्रेन नहीं किया, वो टेक्नोलॉजी में डिपेंड नहीं थे। एक मिनट में एक ऑर्डिनेंस लाकर रातों रात वीकेंड पे पास कर देना विदाउट एनी कंसल्टेशन, इट वाज टफ, क्योंकि पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। No, let me interject. It was tough or it was wrong? देखो उसमें यदि मैं एज ए गवर्नमेंट बोलूंगा तो फिर मुझे आ जाएगा कि दूसरी गवर्नमेंट में इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन मैं ये तो किसान की भाषा आप इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दर्शक के लिए किसान की भाषा में बोल रहा हूँ कि किसानों को, वो बेचारे गरीब किसान, एक तो उनकी जो फैमिली बढ़ती जा रही है उससे उनकी जो एसेट वैल्यू होती है, जो लैंड की वैल्यू होती है वो डिवाइड होती जा रही है। सो जो कमिंग जनरेशंस हैं उनके एसेट कम होते जा रहे हैं। किसी के पास 20 हेक्टेयर लैंड होगी तो यदि 2 बच्चे हो गए तो 10-10 एकड़ हो गई, उसके बाद फिर डिवाइड होगी 5-5 एकड़। उनको उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने तो अपना पूरा जोर लगा दिया। आज उनकी क्वालिटी और उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन पंजाब के पास एक खूबी भी है, मैं बोलना चाहता हूँ, पंजाबी बहुत इमोशनल होते हैं। बिल्कुल 2% पॉपुलेशन 80% फौज में जाते हैं, 2% वहां जाते हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेंगे, मुझे वरी नहीं है उसमें। यहाँ पे बैठे हैं 2% पॉपुलेशन, यहाँ है दोनों में इसी आगे जा रहे हैं, तो वो लेकिन जो ब्रेन ड्रेन पंजाब से होगा कहीं ना कहीं मेरे दिल से लगा हुआ है एंड आई फील बैड अबाउट इट, पर वो रास्ता निकाल लेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके साथ किया है, पंजाब और हरियाणा की बात करूं वो अच्छा नहीं किया, लेकिन यदि दूसरी तरफ बिहार की बात करूं तो हो सकता है उनके लिए अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो मजदूर है ना पंजाब में आते हैं खेती करने के लिए, वो बिहार से आते हैं, उनके पास उतनी ही जमीन बिहार में है, वो अपनी फसल भी वहीं लगाते हैं, वहां पे मंडीकरण नहीं है, इसलिए उनको पंजाब में मजदूरी करनी पड़ती है। तो फिर करीब करीब वही एग्जांपल हो गया इक्वलाइजेशन पेमेंट की तरह। आप जो अच्छा कर रहे हो उससे लेके फिर उसको तो बिहार से चोरी लोट, मैंने सुना है कि लोट चोरी ट्रक लेकर आते हैं और अपनी वो फसल है वो पंजाब में बेचते हैं, क्योंकि उनका जो मूल्य है वो सही मूल्य मिलता है और वो उनको बिहार में नहीं मिलता। तो जो सिस्टम ऑलरेडी फेल हुआ है, जो सिस्टम फार्मर्स के हक में नहीं है, वो उस सिस्टम को पंजाब में लाना विदाउट एनी कंसल्टेशन, आई थिंक इट वाज नॉट अ गुड आइडिया। वेरी गुड, आपने बड़ा क्लियर आंसर दिया है, थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं, इसको बजर राउंड बोलते हैं, इज ऑल अबाउट यू। सो एक कोई भी वर्ड और फ्रेज मैं आपको बताऊंगा, उस आपके पास करीबन 30 सेकेंड्स हैं टू एलैबोरेट अपॉन इट। टोटल ये 3 से 4 मिनट तक जाएगा, तो करीब 5 मैंने आपको फ्रेज देने हैं, स्टार्टिंग विद फिस्कल कंजर्वेटिज्म। देखो फिस्कल कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो पैसा होना चाहिए फूड टेबल पे लाने के लिए। सो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है कि यदि जो पैसा आपने बनाया है वो अपना ही पैसा खर्च रहे और किसी दूसरे का नहीं, उसको फिस्कल। वेरी गुड। बैलेंस बजट अ थिंग ऑफ द पास्ट, मतलब अब होने के कोई चांसेस नहीं है? नो, उम्मीद तो हमेशा होती है। देखो जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये पहली बार हम डेट में नहीं आए हैं, नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम नहीं आ सकते, कल को हालत बदल सकते हैं। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कीमत जो है वो बहुत बढ़ सकती है, वो सिटिंग ऑन ट्रिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। तो उस यदि उनको हम प्रॉपर मार्केट प्राइस पे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन से जाकर उनकी कीमत, जैसे सही कीमत में फार्मर से कर रहा था, यदि हमें ऑयल की मिल जाए तो हम वी आर बेसिकली फिस्कली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो टैक्स नाम की तो यहाँ कुछ चीज ही नहीं होनी चाहिए, लो टैक्सेस होने चाहिए यहाँ। फैंटास्टिक। पाइपलाइन
पाइपलाइन देखो, जो जो ब्रेन वॉश किया है लेफ्ट मूवमेंट ने बच्चों का, खास करके कमिंग जनरेशन पर, उनको एनवायरनमेंट का बोलकर एनवायरनमेंट खराब हो रही है, मैं भी बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, बट द प्रॉब्लम इज कि जो जिस तरीके से उन्होंने कमिंग जनरेशन को बोला है वो काफ़ी ऑपोजिशन है इसमें। जो लोग अल्बर्टा की या कनाडा की तरक्की नहीं देखना चाहते, उन्होंने उस इशू को बदल दिया है। हो सकता है कि जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट है वो कैपिटलिज्म को लाइक ना करते हो, लेकिन बीच में एनवायरमेंटल आ गई है, जो एनवायरमेंटल का पट आ रहा है। एनवायरमेंटल के पट से जो कनाडा जैसे देश हैं, शांति पसंद देश हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रोटेस्टेंट के कारण हमारी TMX बन रही है, टी-स्टोन बनने की संभावना है, वो चल रही है। तो उसके बाद तो आगे बढ़वाना से चलेगी पाइपलाइन, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ओके, ग्लोबल वार्मिंग, इज इट ट्रू और इज इट मैन मेड और साइंटिफिक? देखो, साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं कि हो रही है, उसके लिए जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ना कि कनाडा में अकेला। तो उसमें संसार के जितने भी देश हैं सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर जो इसमें फ़र्क यही है कि कुछ देश जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट में जो एमिशंस डाल रहे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है डालने की, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वो ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी इकोनॉमी को स्टेट पे नहीं डालना चाहते। इकोनॉमी को स्टेट डालने पे उनके जो देश की हालत है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। उसमें जो अमीर मुल्क होते हैं इंक्लूडिंग कनाडा, उन्होंने जो अपना रोल अदा किया है उसमें कनाडा भी कर रहा है। कनाडा तो अभी पेरिस अकॉर्ड पे भी मेरे ख्याल में आपको मालूम होगा कि उसकी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क USA वो उसमें करते हैं। अच्छा, इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैक्सीन फॉर कोविड-19 आएगी, कब आएगी आपको लगता है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद जरूर है। उम्मीद से सब कुछ बना है कि आई थिंक 6 ट्रायल्स चल रहे हैं जो जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने और सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी अपनी अपनी पार्टिसिपेशन की है। वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टेजेस पे हैं। सो कल रात आपने यदि USA का प्रेसिडेंशियल डिबेट सुना होगा, तो यदि जो वर्ल्ड के तो 4 हफ्ते में आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं वो इसका जवाब सही तसल्ली से नहीं दे सकते। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, so I am hopeful, but I don't know when. Okay, India's trade with Alberta बढ़ेगा। So क्या करना चाहिए हमें? कोई गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है इसके लिए? बड़ा गवर्नमेंट क्या है कि पहले हमारा एक वहाँ दिल्ली में ऑफिस था, मुंबई में ऑफिस खोल रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, उसमें हम ना उसको छोड़ नहीं सकते, इतने लोग हैं। और दूसरी तरफ जो चाइना के साथ हमारे संबंध हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बट जो हमारे 2 कनेडियन को उन्होंने कैदी बना रखा है, बिना वजह बना रखा है, तो चाइना के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। उसके बाद जो पॉपुलेशन की जहाँ जिस कैपेसिटी से हमें बिजनेस करना चाहिए, इंडिया का नंबर आता है, क्योंकि इंडियंस की पार्टिसिपेशन जो इन कनाडा के ग्रोथ में है काफ़ी है। सो उनके एक होती है जन्मभूमि, एक होती है कर्मभूमि। जन्मभूमि से भी उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। सो मेरे ख्याल में वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो मायने हैं, वो बढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई की जो बात है कि हम उनको उतने में नेचुरल रिसोर्सेज में तो मैच कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन से नहीं। सो जो बैलेंस है वो मेरे ख्याल है दोनों देश जब मिलकर बैठेंगे कि जिस बात से दोनों को फायदा होता है, तो उसकी वजह से it'll be a win-win position for India and Canada both. Okay. Based on आज जो हो रहा है अल्बर्टा में, आपको लगता है 2023 में आपकी गवर्नमेंट फिर से बनेगी? हाँ, वो आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि देखो हमारी नीयत साफ है। यदि हो सकता है कि हम परफेक्ट गवर्नमेंट ना हो, लेकिन देखो जब हमने सरकार बनाई थी हमें कोविड का तो बिल्कुल नाम भी नहीं मालूम था। कोविड का नाम भी बाद में आया, राइट? सो कोविड के थ्रू से निकला, और जो कोविड के दौरान जो अल्बर्टा ने परफॉर्म किया इज वन ऑफ द बेस्ट। यदि नॉर्थ अमेरिका में बात की जाए, सिर्फ डकोटा, नॉर्थ डकोटा को छोड़कर वी परफॉर्म बेटर देन एनी प्रोविंस, राइट? और स्टेट इन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इन यूरोप की बात की जाए तो स्वीडन को छोड़कर हमने अपने 80% बिजनेस को लॉकडाउन नहीं किया, हमने उनको चलने दिया। और जो हमारी
ट्रांसमिशन थी उसकी यदि पर कैपिटा देखा जाए या पर कैपिटा डेथ देखी जाए वो बहुत कम है, बहुत कम है दूसरे मुल्कों के मुताबिक। पहली वेव से निकले हैं, लोगों की शंका है कि सेकंड वेव आएगी, यदि सेकंड वेव आएगी आई थिंक अल्बर्टा के पास रिसोर्सेज बहुत है। जैसे पहली वेव में भी हमने तो दूसरे सूबों को वेंटिलेटर भी बांटे थे, यानी इतने हम प्रिपेयर थे। हमने फ्री में फेस मास्क 40 मिलियन फेस मास्क दिए, लोगों को दिए, लोगों को जो पीपीईस चाहिए थी हॉस्पिटल्स में चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड की। सो उसकी वजह से जो अल्बर्टा है, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मनिर्भरता जो होती है, जहाँ लड़ने की जो शक्ति होती है वो अल्बर्टा सूबे में है, और सूबे की जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है। सो इतना काम करने के बाद आई थिंक हम लोगों का विश्वास जरूर जीतेंगे और 2023 में सरकार फिर बनाएंगे। वेरी गुड। अब आखिरी क्वेश्चन, कंक्लूडिंग क्वेश्चन, ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है कि आपके टॉप 3 मैसेजेस आपके कंस्टिट्यूएंसी कैलगरी फैल्कन रिज और एल्बर्टन्स के लिए क्या है, और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि आज से 20 साल बाद अगर कोई रियर व्यू मिरर में देखता है तो वो एमएलए देवेंद्र तूर को किस लिए याद करेंगे? क्या आपकी वो कंट्रीब्यूशन हो चुकी है या हो रही है, होने वाली है, बेस्ड ऑन विच पीपल विल रिमेंबर यू? देखो, यदि कॉन्स्टिट्यूंसी की आपने बात की है कैलगरी फैल्कन रिज की, तो जो इश्यूज हैं वो ऑलमोस्ट समानता ही होती है। लोग जॉब्स के लिए, इकोनॉमी के लिए वरीड हैं। जो जॉब्स और इकोनॉमी की बात करते हैं वो पहला ही इशू आता है। दूसरी बात आती है लोगों में कोविड-19 की। कोविड-19 में देखो, आपने भी वैक्सीन पे क्वेश्चन किया और उसकी कोई क्योर के बारे में भी बात किया, उसके बाद में अभी हमारे पास आंसर नहीं है, पर लोगों के मन में विश्वास है, और जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी चाहिए इसको लाने के लिए, उनमें विश्वास है कि हम ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात ये होती है कि देखो, यदि आप फाइनेंशियल पोजीशन से में जा रहे हैं और हेल्थ केयर भी क्राइसिस है, उसके बाद एजुकेशन की बात है, जो जिंदगी जीने के लिए 3 बड़े पिलर हैं, उन 3 पिलरों पे खड़ा करना है। तो जो सरकार जो कर रही है, जो मैं कर रहा हूँ, लोगों को उस पर विश्वास है। तो उसके बाद आपने पूछा कि 20 साल पीछे मिरर में देखना चाहिए, वो नहीं देखना चाहिए नहीं, मैंने कहा कि 20 साल बाद अगर कोई आपके लेगेसी को देखे तो आप क्या कंट्रीब्यूशन ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि लोग आपको याद रखें? एक मैसेज ये जरूर छोड़ के जाना चाहता हूँ मैं उनके लिए कि देखो, यदि आपकी नीयत साफ है, मेहनत करते हो, उम्मीद करते हो, भगवान को भी मानते हो, ये भी नहीं मैं कहता हूँ कि भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान के मानने से ही एक जो मन को तसल्ली होती है, जो भी शक्ति है वो, तो उसको मानते हैं, तो जो 20 साल में मैंने कर दिखाया है, तो वो रास्ता किसी और को दिखाने में भी सहायता मिल सकती है। वाह, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच मिस्टर एमएलए देवेंद्र तूर। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि लोगों की आपकी आंसर्स ज़्यादातर तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर किसी को आंसर अच्छा ना भी लगे तो कम से कम ये बोलेंगे कि आज के हमारे जो गेस्ट एमएलए देवेंद्र तूर हैं वो वेरी ऑब्जेक्टिव हैं, फ्रैंक हैं, टू द पॉइंट हैं, वो किसी को भी गोल घुमा के आंसर नहीं देते हैं, स्ट्रेट आंसर करते हैं। ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच, वी लव टू हैव यू हियर अगेन। थैंक यू।